तो विद्यार्थियों आज हम हल करने वाले हैं आपके जो विज्ञान विषय का पेपर होगा, वो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और कक्षा 8वीं के लिए है। और इस तरीके से पेपर बनाया विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस पेपर को बनाने में, ताकि कोई भी पर्सन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पीछे ना छूटे। इसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को ज़रूर मिलेगा। बस एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं। और देखो, पूरा पेपर हल करवाएंगे, उत्तर सहित सब कुछ बता दिया जाएगा इस पेपर में। बाकी आपको कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी विद्यार्थियों। बस आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बहुत सारे पेपर डाले जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, ताकि आप एक बोर्ड एग्जाम में टॉप आ सको, एक अच्छा स्कोर कर सको, शानदार स्कोर बाकी विद्यार्थियों से। बस हमारा आपसे वादा यही रहेगा कि आप बस वीडियो को अगर लास्ट तक पेपर को ध्यानपूर्वक याद कर लेते हो, तो हम पूरी 100% गारंटी लेते हैं कि आपके आधे से ज़्यादा परसेंट सही हो जाएंगे इसी पेपर से। बाकी आप अपनी सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, बस उम्मीद करूँगा वीडियो को लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हल करते हैं, आपका पूरा पेपर हल करवाएंगे। इतना मेहनत लगी है विद्यार्थियों, बहुत रिसर्च करना पड़ा, हर सब्जेक्ट पूरी सब्जेक्ट आपको देखना पड़ा कि किस तरीके से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और किस तरीके से आपके बोर्ड की, देखो बोर्ड के पैटर्न के अनुसार हमने पेपर तैयार किया गया है। वैसे बहुत ज़्यादा समय लगा हमारे इस पेपर को बनाने में, लगभग 2 दिन लग गए, ताकि कोई भी आपके प्रश्न पीछे ना छूटे। बोर्ड की सभी आपको वही का वही हूबहू देखने को मिल जाएगा पेपर में, ये हमारा आपसे वादा है। तो शुरू करेंगे आपका, बस ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ आप शुरू कर देते हैं, किस तरीके से पेपर बनने वाला है। सबसे पहले ये आप जान दो, 2.5 घंटे का समय होगा और 80 का पूर्णांक, तो ये सभी को पता है। प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न होते हैं, जो सभी करने अनिवार्य है। जिस तरीके से आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं, आप उस हिसाब से पढ़ लेना और फिर प्रश्न पत्र हल करना। ठीक है विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आपका, एक एक उत्तर सही तरीके से आपको बता दिया जाएगा, यहीं पर याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता, जो पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद विद्यार्थी, क्या? खाद। ठीक है, जो खेतों में डाली जाती है। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय है, जो जो है ना, अपघटित नहीं होते, वो क्या होते हैं? प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और तीसरा है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर किस द्रव में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। अगर सोडियम धातु को पानी में डालते हैं तो वो विस्फोट हो जाती है, जैसा कि हमने ऐसा प्रयोग कर रखा है जब हमारे जो 12th में थे विद्यार्थियों हम, तो हमने ऐसा साइंस में प्रयोग कर रखा था। मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, जो एक विज्ञान साइंस पढ़ाता हूँ। चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, वो है वायु। वायु कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, वायु है, प्रकाश है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीशीज की श्रेणी में आते हैं? जो संकट की दृष्टि से संकटग्रस्त है, जो विलुप्त कभी भी हो सकते हैं। तो यदि हाथी भी हैं, काले हिरण भी हैं, अजगर है, तो सभी। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन फ़ायदा आप ही को होगा। अच्छे शानदार अंक प्राप्त कर सकते, टॉपर बन सकते हो। देखो हमारा तो यही आपसे उम्मीद है कि आप एक सही तरीके से आप अध्ययन करें। घर्षण क्या है गाइस? तो घर्षण, देखो मित्र शत्रु भी है, मित्र है, दोनों है, ध्यान रखना, घर्षण दोनों है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना, कि ऐसे प्रश्न भी घुमावदार आ जाते हैं। 7वां, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। पुरुष की जो आवाक ध्वनि है वो न्यूनतम होती है। देखो आवृत्ति न्यूनतम होती है और सबसे ज़्यादा होती है महिलाओं की। ठीक है, हाँ, जो तीखी आवाज़ होती है वही आवृत्ति। 8वां है, अशुद्ध जल में नमक घोलने के बाद ये विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। जब अशुद्ध जल होता है उसमें नमक घोलते हैं ना, तब ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। 9वां है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को व्यक्त करते हैं किसमें? रिएक्टर पैमाना में। भूकंप की अगर शक्ति होती है, उसके परिमाप क्या होता है? रिएक्टर पैमाना होता है, उससे नापा जाता है। 10वां है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, जो कितनी है? 78%। ठीक है, इस तरीके से। और अगला है आपके 10 प्रश्न हो गए विद्यार्थियों, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इस तरीके से आपको इसे हल करना, बहुत आसान है, जगह ज़्यादा हार्ड भी पेपर आपके नहीं है, इस लेवल का आएगा। इस लेवल, जिस तरीके से हमने जो पेपर तैयार किया है, इस लेवल का। इसमें से आपको ये जो दे रखे हैं हमने 10 आपके ऑप्शन दे रखे हैं इस ऑब्जेक्ट, इसमें से आपको 5 से 6% बिल्कुल अपनी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी आप अपने सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। देखो फसल उगाने के लिए सबसे प्रथम मिट्टी को क्या करते हैं? क्या करते हैं विद्यार्थियों?
जुताई करते हैं। क्या करते हैं, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या करते हैं, खुदाई या जुताई करते हैं। ठीक है। दूसरा होगा धातु अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। अगला होगा पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। क्या कहलाता है, परिष्करण विद्यार्थियों। ठीक है, परिष्करण। तो आपने परिष्करण की परिभाषा पढ़ रखी होगी कि पेट्रोलियम के विभिन्न पदार्थों को, जैसे डीजल है, केरोसिन है, गैस है वगैरह, ये जो होते हैं ना पेट्रोल, इसको अलग करना ये परिष्करण कहलाता है। अगला है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए जाते हैं। क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की उद्देश्य से क्या कैसे क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र। क्या होता है, संरक्षित, जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला होगा आपके एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है, लार्वा। क्या कहलाता है, लार्वा विद्यार्थियों। ठीक है। अगले आपके देखो हमने खाली जगह बहुत शानदार तरीके से बनाई है, एक भी ऐसा डाउट नहीं है कि इसमें से बाहर जाने वाला है। बड़ी उम्मीद है कि ये सपने वाले हैं। तो बस आपसे वादा है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और देखो आपसे हम एक उम्मीद कर सकते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं विद्यार्थियों आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सपोर्ट करना होता है। इस चैनल से जुड़े रहना है, लाइफ टाइम ज़िंदगी भर इस चैनल से जुड़े रहना है आपको। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको ही फ़ायदा होगा। अगला होगा तीसरा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। तो इसमें से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको हल करने होते हैं। किस तरीके से, रबी की जो फसल होती है, दो दो उदाहरण ले लीजिए रबी के। जैसे होती है रबी में क्या होती है, जो बाजरा भी होता है, ठीक है, और जो मूंग वगैरह होते हैं। ठीक है। और दो धातुओं के नाम बताइए, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। ये क्या है विद्यार्थियों, जैसे आपको बता दूं मैंने, सोडियम धातु है। ठीक है, अरे सोडियम आपके क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है आपके ये अधातु है। ठीक है। पीसीआरए का पूरा नाम क्या है विद्यार्थियों, ये आपको बता देना है कि पीसीआरए का पूरा नाम क्या है। ये थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी याद करने में विद्यार्थियों। तो इसका आपका गूगल पे सर्च करते हो, आप किताब में दे सकते हैं, पीसीआरए का पूरा नाम बता सकते हैं। अगर होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इस पीसीआरए का पूरा नाम। ठीक है, आप वहीं से देख सकते हैं। सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, देखो सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, अपनी जो संतति है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए सजीवों के लिए जनन आवश्यक है। अगर आप वो जनन नहीं करेंगे तो अपनी वंशवृद्धि कैसे करेंगे। ठीक है, ये होता है, इसलिए अपनी वंशवृद्धि के लिए जनन आवश्यक है। निषेचन के प्रकार बताने, निषेचन के प्रकार दो होते हैं विद्यार्थियों, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक कहते हैं, जैसे मनुष्य हैं, जो जानवर हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपके, जो बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है उसमें क्या होता है, जो ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे आप जलीय जीव दे सकते हैं, मेंढक हैं और मगरमच्छ वगैरह, कछुआ है, इसमें क्या है कि बाह्य निषेचन है। वो कैसे होता है कि जो अंडे हैं वो जो शुक्राणु वो अंडाणु होते हैं ना, वो बाहर छोड़े जाते हैं पानी में, फिर वो बाहर ही मिल जाते हैं, अंदर नहीं मिलते शरीर के। तो इसी तरीके से आप इसे हल करना है। अगला आपके खंड बा आएगा कि लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे छोटे छोटे। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना। लघुत्तरात्मक आपके कॉलम ए के जीवों का कॉलम बी से मिलान करना है। अब मिलान करना है इस तरह बहुत आसान है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मिलान दी है आपको, इसमें से 3 4 5 तो ज़रूर आपके छपे हुए मिल जाएंगे अपने एग्जाम में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है विद्यार्थी, वो राइजोबियम करता है। कौन करता है, राइजोबियम, ध्यान रखना। दही का जमना किस जीवाणु के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस, किसके, लैक्टोबैसिलस। ब्रेड की बेकिंग ईस्ट के, ठीक है। और मलेरिया का कारक होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और एड्स का कारक होगा विषाणु। एड्स किसके फैलते से, वायरस से होता है एड्स, ठीक है। एजा होता है जीवाणु के द्वारा, समझ गए ना। इस तरीके से आपको इसे निपटा देना, याद कर लेना, यहीं पर ख़त्म कर देना बस। कहीं बार बार इसे देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी विद्यार्थियों। देखो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन रुकना पड़ेगा भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अपने शानदार अंक अगर टॉपर बनना चाहते हैं अपने एग्जाम में तो भैया रुकना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ बार बार कि वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, फ़ायदा आप ही को होगा। पॉलीथीन क्या है विद्यार्थी, पॉलीथीन एक असंसारित जो एक प्लास्टिक है, जो पॉलीमेथिलीन इसका जो नाम होता है, IUPAC नाम होता है इसका। और इसका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। क्या, पैकिंग में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। ये है पॉलीथीन, समझ गए ना विद्यार्थियों। इसका उपयोग पैकिंग में किया जाता है और ये एक असंसारित है, जैसे मतलब ये कभी नष्ट नहीं होते पॉलीथीन। और इस तरीके अब क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए।
अगर विद्यार्थियों मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाती है तो वो नीचे की जो परत आई वो ऊपर आ जाएगी, वो चट्टान के रूप आ जाएगी। तो भूमि वो अनउपजाऊ हो जाती है, वहाँ पर सारी पदार्थ बन जाता है जिससे वहाँ की फसल नहीं हो पाती है, ठीक है। और भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, समझ गए ना। ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है भूमि की, निचली परत होती है वो कठोर होती है, मजबूत होती है, पत्थर के टाइप की। तो वो कहाँ से उपजाऊ होगी, जहाँ फसल ही नहीं होगी। तो इस तरीके से। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। क्या होगा, अगर वायुमंडल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा और सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी और जिंदगी खत्म हो सकती है विद्यार्थी। सातवां होगा मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। हम समझ लो कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रम, देखो मादा में होता है, क्या होता है, अंडाणु, और स्तन में होता है शुक्राणु। इस शुक्राणु व अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु व अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। और निषेचन दो प्रकार का होता है, मैंने बता दिया आपको कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, वो पहले मैंने आपको बता दिया। बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है विद्यार्थी, चिकनी जो सतह होती है वो कठिन क्यों होता है दौड़ना, क्योंकि वहाँ घर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। घर्षण बल बहुत कम होने के कारण वहाँ पर दौड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों वस्तुओं के बीच में घर्षण बल अधिक होता है तो वहाँ आसानी से आप चल सकते हो। हाँ। 9वां प्रश्न है कि आकाश में तड़ित मेघ गर्जन की घटना एक समय में हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन की बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, तो देखो आपसे एक उम्मीद करूंगा इसका आप जवाब एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 10वां प्रश्न है कि सुचालक व हिंसालक। हिंसालक का समझ देखो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला। हिंसालक का मतलब कुचालक, ठीक है, ध्यान रखना, कुचालक। हिंसालक का मतलब होता है कुचालक। तो इसे कुचालक ही समझा। तो चालक व कुचालक में अंतर बताना है, चालक और कुचालक में। तो चालक होते हैं जो अपने पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो अपने में से उष्मा को जाने देते हैं, जिससे लोहा है, तांबा है, चांदी है। और कुचालक होते हैं जो अपने में से उष्मा को नहीं जाने देते, कोई भी पदार्थ जैसे प्लास्टिक है वगैरह, ये जो अपने पदार्थ अपने में से उष्मा को नहीं जाने देते। अगला प्रश्न होगा आपके तड़ित से अपनी सुरक्षा के तीन, तड़ित यानी जो बिजली चमकती है बादलों से आकाश में, उसे अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताना है। तो सबसे पहले है कि आप अपने घरों में ही रहे, ठीक है, और किसी पेड़ या हरे पेड़ों पर नीचे ना रहे, ठीक है। और जो फिर तीसरी होगी, जो आपके जो सिर है वो घुटनों के बल रख दे ताकि आपको तड़ी से सुरक्षा मिल सके। और जो वायर वाले मोबाइल होते हैं आप कनेक्टेड वाले, वो उन चीज़ों को बंद करके ही रखें, ऑफ करके ही रखें, ताकि इन 3 कारणों की वजह से आप बच सकते हो। ये 3 कारण बता दिए मैंने आपको। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और एक हरे पेड़ों के नीचे ना रहे, और जो वायर वाले, जो तार केबल वाले जो मोबाइल होते हैं विद्यार्थियों, जो कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसे आप ज़रूर बंद करके रखें। 12वां प्रश्न का, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखा, आकाश में तारे गति नहीं करते हैं। हमें कैसा प्रतीत होता है कि तारे गति करते हैं, लेकिन किस कारण, जो पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन की गति के कारण, ठीक है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, जिसकी वजह से हमें प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों जो तारे होते हैं ना वो गति करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तारे गति नहीं करते हैं, ये तारे ऐसा प्रतीत होते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इस वजह से हमें प्रतीत होता है। अगला है आपके विद्यार्थियों वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है, देखो वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतवर्ष में, ठीक हो, तो जुलाई माह के पहले सप्ताह में क्या है, जुलाई का सप्ताह, जुलाई महीना होता है ना विद्यार्थियों, जुलाई, उसके जो पहला सप्ताह होता है, पहला सप्ताह, उस पहले सप्ताह में क्या बनाया जाता है, वन महोत्सव बनाया जाता है। और ये किस लिए बनाया जाता है, वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि वनों की कटाई ना हो, नुकसान ना हो, जिससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना हो। समझ गए। अब आएगा आपके खंड स, यानी दीर्घ अति लघुत्रात्मक। तो इस तरीके से आपको बड़े बड़े बड़ी प्रश्न आने वाले हैं, तो ध्यान रखना। खाद्य विषाक्तन से आप क्या समझते हो, खाद्य विषाक्तन होता है, जैसे खाद्य पदार्थ होता है ना विद्यार्थी, उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, कुछ भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसी वजह से वो दूषित हो जाता है। और दूषित खाद्य खाने से, दूषित खाद्य यानी भोजन पदार्थ खाने से क्या होता है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है शरीर में। समझ गए। इस तरीके से उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंसारक है। देखो प्लास्टिक किस कारण असंसारक हैं,
तो मैं बता दूं, प्लास्टिक है वो ऑक्सीजन प्लस जल से अभिक्रिया नहीं करता विद्यार्थी। जल और प्लास्टिक है वो ऑक्सीजन व जल से अभिक्रिया नहीं करने के कारण ये असंसारक है, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसी वजह से प्लास्टिक एक असंसारिक है। ठीक है, क्या ये आपको लिखना है कि ऑक्सीजन व H2O से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है, क्या नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो, नींबू के पदार्थ को एल्यूमिनियम के जो अचार होता है उनको एल्यूमिनियम के पदार्थ में नहीं रख सकते, लेकिन कारण किस आपको बताना है। एक तो ये प्रश्न आपको सौंप सकता हूँ कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कि भाई नींबू को एल्यूमिनियम के पदार्थ में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कारण सहित बताना आपको। एक बार कमेंट में ज़रूर बता सकते, कितने आप पढ़ते हो, कितना तैयारी है आपकी शानदार तरीके से, वो आपका बताना है। अगला, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है विद्यार्थियों। क्योंकि देखो, जीवाश्म ईंधन है वो मृत सड़े गले पदार्थ सूक्ष्म पेड़ पौधों जीव जंतुओं से बनते हैं जो सड़े गले होते हैं, और ये क्या है कि इसकी जो ये सीमित मात्रा में होते हैं, क्या होता है एक विद्यार्थी, सीमित मात्रा में होता है, इसी वजह से क्या है कि ये नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। और ये किस वजह से बनते हैं, जो मृत सड़े गले वनस्पति पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं वो पृथ्वी पर नीचे दबने के कारण ये बनते हैं, इस वजह से ये समाप्त हो सकते हैं। अगला, घर्षण हानिकारक होते हुए भी क्यों होता है, उदाहरण देकर समझाइए। घर्षण है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। घर्षण के कारण कोई भी चीज़ कोई भी काम संभव नहीं है, तो कोई भी काम को करने के लिए घर्षण का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होगा तो ही कोई कार्य हो पाएगा। नींबू के रस में जो संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरों को डुबोते तो चुंबकीय की सुई पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है। भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने से। देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जो मैंने बनाया, हमारे द्वारा पेपर तैयार किया गया विद्यार्थियों, हमारे जो स्कूल के द्वारा। इससे मुझे लगता है विद्यार्थियों आधे से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। बस इसे इग्नोर ना करें, बस ध्यानपूर्वक इसे पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। देखो, भूकंप से क्या है कि अगर आप घर में हो, घर के अंदर हो, तो इसे सबसे पहले आप खुले स्थान पर चले जाए। पहला कारण है कि खुले स्थान पर चले जाए। दूसरा कारण क्या है कि विद्यार्थियों, भूकंप जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अपना घर वगैरह आवास ना बनाया करें। ठीक है, भूकंप, और हो सके तो पेड़ पौधों से जो खुले में आप खड़े हो तो खुले में रहो, पेड़ पौधों के नीचे ना जाए, क्योंकि वो गिर जाने से आपकी हादसा भी हो सकता है। अगला है आपके कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित होते हैं जो पृथ्वी की कक्षाओं में छोड़े जाते हैं। ध्यान रखना, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक, कृत्रिम होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो समय समय पर क्या होता है, मानव द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं। कहाँ पर, आपके पृथ्वी की कक्षाओं में। समझ गए। अब आएगा आपके विद्यार्थियों बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। क्या है बड़े, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों की वर्णन। सिंचाई हो जो एक निश्चित समय अंतराल में फसल को पानी देना, यही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, जल संरक्षित करने वाली दो विधियाँ कौन कौन सी वो बताना है। अगर ये नहीं आता विद्यार्थियों तो ये आप कर लेना। ठीक है, अगला है 23% निम्नलिखित में से अंतर बताइए। देखो, आप इसे याद जरूर कर दें, इसे अपनी किताबों से ज़रूर याद करें। निम्नलिखित में अंतर बताइए। वन्य प्राणी उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, संकटापन्न, विलुप्त वनस्पति जात और प्राणी जात। देखो, वन्य प्राणी उद्यान वे होते हैं जो वह प्राणी होते हैं, वो उसके लिए उद्यान बनाया जाता है जहाँ स्वतंत्र रूप से वो विचरण कर सकते हैं। ध्यान रखना, वन्य प्राणी उद्यान वे होते हैं जहाँ जीव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, वहाँ कोई उसे उसका शिकार वह सब कुछ अवैध होता है। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित जो जहाँ पर जीव जंतु के जो सभी प्रकार की वनस्पति जीव जंतु, याद रखना, वहाँ का आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर उसे काटाई करना या फिर कोई शिकार करना वगैरह सब वो गैर कानूनी होता है। अगला है आपके अगला होगा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर वह स्थान होता है जहाँ चिड़िया यानी पक्षियों के लिए कृत्रिम आवास बनाया जाता है। ठीक है, चिड़ियाघर में क्या होगा कि ऐसे जो स्थान जहाँ पर पक्षियों के लिए कृत्रिम आवास बनाया जाता है, जहाँ मनुष्य का आवागमन होता है। क्या होगा, मनुष्य वहाँ आ जा सकता है, विचरण कर सकता है। ध्यान रखना, आवागमन होता है। ठीक है, लेकिन अभ्यारण्य क्या होता है कि यहाँ जीव जंतु जो पक्षी होते हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं अपने आवास में, अभ्यारण्य में,
और वहाँ पर मनुष्य का जो अभ्यारण्य होते हैं वह आवाजाही रहती है। अगला है आपके संकटापन और विलुप्त। संकटापन जीव वे हो जो संकट की दृष्टि से मतलब जैसे कि जो ऐसे जीव जो संकट हो सकते हैं, इसके ऊपर संकट आया हुआ है या फिर वो विलुप्त होने की कगार पर है। संकटापन में ध्यान रखने विद्यार्थी ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, विलुप्त हुए नहीं हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, उसे संकटापन स्पीसीज कहते हैं, प्रजातियाँ कहते हैं। विलुप्त प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो सकती है, नष्ट हो चुकी हैं, पर पृथ्वी से उसकी जातियाँ प्रजातियाँ खत्म हो चुकी हैं, उसे विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। ध्यान रखना इस दोनों में इस तरीके से अंतर आएगा। वनस्पति जात यानी वे विशेष क्षेत्र जहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पति उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहलाता है। एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली, ध्यान रखना, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहला जाता है। तो प्राणी जात क्या होगा कि उस क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो समझ गए आप, इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना। अगर ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वनोन्मूलन का न्यून पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस तरीके से लिख देना। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है इसे याद करना, तो आप इसे ज़रूर याद करें। तो बड़ी उम्मीद करूंगा विद्यार्थियों की आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा, याद करने की कोशिश की होगी। देखो सब कुछ से आपको यहीं पर याद कर दिया जाएगा, कर दिया होगा आपने यहीं पर याद। वैसे हम आपसे ये वादा कर सकते हैं विद्यार्थियों की इसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न अपनी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस ये फ़ायदा होगा आपको कि जब 80 का पूर्णांक होगा विद्यार्थियों, उसमें से आपके 70 प्लस नंबर 100% 70 नंबर आपके आने की पूरी संभावना रहेगी अगर इस पेपर को पढ़ कर जाना और अपने किताबों से थोड़ा बहुत अध्ययन करके जाना। आपका स्कोर शानदार होगा, टॉपर बन सकते हो अपने एग्ज़ाम में बाकी विद्यार्थियों से। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।